नमस्कार फ्रेंड्स, जय हिंद। मेरा नाम है प्रीतेश जोशी और आप सभी का स्वागत है इतिहास की इस यात्रा में। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं ठीक होंगे, बढ़िया आपकी तैयारी चल रही होगी और दिन ब दिन जो है आपकी तैयारी के अंदर और तेजी आती चल रही होगी। तो देखो भाई, जब हम कक्षा 12वीं के इतिहास की बात करते हैं तो हमें इसमें 3 किताबें देखने को मिलती है। भारतीय इतिहास के कुछ विषय 1, भारतीय इतिहास के कुछ विषय 2 और किताब नंबर 3, भारतीय इतिहास के कुछ विषय 3। अब इन तीनों किताबों की बात करता हूं तो पहली किताब के अंदर हमने प्राचीन काल के भारत के बारे में चर्चा करी थी, दूसरी किताब के अंदर हमने मध्यकालीन भारत के बारे में चर्चा करी और ये तीसरी जो किताब है इसके अंदर हम आधुनिक भारत के बारे में चर्चा करते हैं। ये आधुनिक भारत का इतिहास है। अब इसमें हम पढ़ने वाले हैं साहब चैप्टर नंबर 12 का पार्ट नंबर 2। जिन लोगों के पास पुरानी किताबें तो हमें पता ही है कि विभाजन वाला चैप्टर, उपनिवेशवाद और शहर वाला चैप्टर और मुगल साम्राज्य वाला जो चैप्टर है वो हट चुका है। इस वजह से नंबरिंग को थोड़ा सा हमें देखने को मिलेगा। नई एनसीईआरटीज में ये चैप्टर नंबर 12 है और आज हम पढ़ने वाले हैं इसका पार्ट नंबर 2, भारतीय संविधान का निर्माण। कि भाई हमारा जो पूरा का पूरा संविधान था उसका निर्माण कैसे हुआ, मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, किस तरीके से हमारा जो संविधान था वो बना। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले कल की क्लास का छोटा सा एक रिवीजन कर लेते हैं जिससे आपको चीजें थोड़ी सी क्लियर होती चले। देखो भाई, हमने कल की क्लास में देखा कि किस तरीके से 1946 के अंदर जो कैबिनेट मिशन आया था, कौन सा मिशन आया था भैया? जो कैबिनेट मिशन आया था उसके अंदर बात की गई थी कि भैया आपको, मतलब भारतीयों को, संविधान सभा जो है, संवैधानिक सभा जो है वो पूरी तरीके से भारतीयों के लिए बना दी जाएगी। तो ये अपन ने बात करी थी कि भैया कैबिनेट मिशन से ही हमें संविधान सभा के बारे में जो है वो पूरी तरीके से ज्ञात होता है। अब हमें देखने को मिलता है साहब 1946 के इस कैबिनेट मिशन से हमारी संविधान सभा बन जाती है और हमें पहली इस संविधान सभा की मीटिंग देखने को मिलती है साहब 9 दिसंबर 1946 को। यहां से लेकर पूरा का पूरा संविधान बन जाता है साहब 26 नवंबर 1949 को। ये कल अपन ने चर्चा करी थी, बेसिक सी बातें कही थी। फिर हम देखते हैं साहब कि जब संविधान सभा का निर्माण हो जाता है तो पहले जो अस्थायी अध्यक्ष बनते हैं वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा बनते हैं और उसके बाद हमें स्थायी अध्यक्ष के तौर पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का नाम देखने को मिलता है। अब जब स्थायी अध्यक्ष बन गए तो पूरा का पूरा संविधान जो है 2 साल 11 महीने और 18 दिन में पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाता है। अब इस संवैधानिक सभा की बात करते हैं तो हमें यह पता लगता है कि साहब इसके अंदर जो सदस्य थे वो कैसे आए। तो हमें यह बात पता चलती है साहब कि जो हमारी प्रांतीय सभाएं थी, जो हमारी सारी की सारी प्रांतीय सभाएं थी, उन प्रांतीय सभाओं से हमें देखने को मिलता है कि अप्रत्यक्ष तौर पर संविधान सभा के जो सदस्य हैं उनको चुना जाता है और ये जो संविधान सभा के सदस्य हैं संविधान निर्माण के अंदर अपना योगदान देते। तो हमें यह भी बिल्कुल पता है कि साहब संविधान सभा के जो सदस्य थे इनका अप्रत्यक्ष तौर पर यानी इनडायरेक्ट तौर पर जो है वो चुनाव कराया जाता है। अब भैया संविधान सभा के अध्यक्ष जो हैं वो बन गए। तो यानी हमें यहां पर देखने वाली बात है कि जो संविधान सभा है इसके अंदर टोटल मेंबर्स क्या थे, हमें कितने चुनाव कैसे हुआ ये तो हमें पता चल गया, लेकिन संविधान सभा के गठन के बारे में भी थोड़ा सा हमें पता होना जरूरी है। तो हमें यहां पर देखने को मिलता है साहब टोटल 389 मेंबर्स जो है वो, टोटल 389 सदस्य जो है वो संविधान सभा के देखने को मिलते हैं। अब इन 389 में से हमें देखने को मिलता है साहब, डिवाइड कर लेते हैं अपन, 296 तो थे साहब आपके ब्रिटिश इंडिया के, 296 जो थे वो तो थे साहब आपके ब्रिटिश इंडिया के, जो कि आपके निर्वाचित होकर आए थे। यानी वो चुनाव की जो प्रक्रिया मैंने आपको बताई वो चुनाव के तौर पर निर्वाचित होकर आए थे। दूसरी बात हमें यहां पर इंपॉर्टेंट तौर पे देखने को मिलता है कि 93 मेंबर्स जो है, 93 मेंबर्स जो है वो हमें देखने को मिलता है मनोनीत सदस्यों के तौर पर, मनोनीत सदस्यों के तौर पर। और ये साहब आपके देसी रियासतों से, जितनी भी हमारी देसी रियासतें थी वहां से ये पूरी तरीके से मनोनीत होकर आए थे, यानी 296 जो थे वो तो निर्वाचित थे और 93 जो थे वो हमें देखने को मिलते हैं साहब मनोनीत होकर आए थे, यानी इंपॉर्टेंट तौर पे आपके मनोनीत होकर आए थे। अब हमने जब गठन के बारे में बात कर ली, फिर हम देखते हैं साहब कि मुस्लिम लीग जो है, कांग्रेस तो इस पूरी की पूरी संविधान सभा के अंदर बढ़िया सीटें जीत जाती है इन चुनावों से। हमें देखने को मिलता है मुस्लिम लीग जो है वो टोटल जितनी मुस्लिम्स के लिए सीटें दी गई थी पूरी सीटें वो भी नहीं जीत पाती। तो हमें देखने को मिलता है उसी बौखलाहट के अंदर वो अब अलग संवैधानिक सभा और पाकिस्तान एक नया देश जो है उसकी बात करने लग जाते। तो ये हमने कल के बारे में चर्चा करी थी, डिस्कस किया था, अपन ने गठन के बारे में चर्चा करी थी, बेसिक सा इंट्रोडक्शन किया था। अब अपन आगे बढ़ते हैं और देखते हैं साहब संविधान सभा से रिलेटेड कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें कि भैया संविधान सभा का गठन कैसे हुआ, क्या क्या चीजें हुई वो तो अपन ने चर्चा कर ली, लेकिन संविधान सभा की जो मुख्य आवाजें थी, यानी जो हमारी संवैधानिक सभा थी उसके जो मुख्य सदस्य थे, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के पीछे जो इंपॉर्टेंट हीरोज थे, उनके बारे में अपन यहां पर चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे। हालांकि संविधान सभा के जितने भी सदस्य हैं सबका बहुत ही बड़ा योगदान है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट सदस्यों के बारे में चर्चा करेंगे, कुछ समितियों के बारे में चर्चा करेंगे, एक एक पॉइंट को अपन डिस्कस करते चलते। चलो भाई, संविधान सभा में 6 सदस्यों की भूमिका जो थी वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण थी।
इन 6 सदस्यों में से 3 सदस्य जो थे वो कांग्रेसी थे। यानी पूरे संवैधानिक सभा के अंदर सारे के सारे सदस्यों की महत्वपूर्ण भूमिका थी, पर अगर सबसे महत्वपूर्ण भूमिका की बात करें तो टोटल 6 ऐसे सदस्य थे जिनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। इनमें से 3 सदस्य जो है वो कांग्रेसी थे, और ये फोटो जो आपको देखने को मिल रही है सब ये वे 3 कांग्रेसी सदस्य हैं जिनकी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट भूमिका थी। अब मेरी बात और ध्यान से सुनना। पहले यहां पर हमें देखने को मिल रहे हैं साहब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, जो कि कौन है साहब, हमें पता है कि संवैधानिक सभा के स्थायी अध्यक्ष यानी प्रेसिडेंट है साहब, चेयरमैन है पूरी तरीके से संवैधानिक सभा के। दूसरे आपको देखने को मिल रहे साहब प्रथम हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू। और इधर हमें देखने को मिलता है साहब लौह पुरुष, पहले होम मिनिस्टर और पहले डिप्टी प्राइम मिनिस्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो ये 3 इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं जिनका बहुत इंपॉर्टेंट योगदान था हमारी संवैधानिक सभा। और हम चर्चा करेंगे आगे लोगों के बारे में, तो हम देख लेते हैं भाई। 6 सदस्यों में से 3 कांग्रेसी सदस्य थे, एक थे जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा महत्वपूर्ण उद्देश्य प्रस्ताव जो है वो पूरी तरीके से पेश किया गया। उद्देश्य प्रस्ताव का मतलब है ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। अब थोड़ी सी बात आप ध्यान से समझना। देखो अभी उद्देश्य प्रस्ताव को और अपन बड़े लेवल पर समझेंगे, एक टॉपिक भी आएगा यहां पर, लेकिन यहां पर एक बेसिक से पॉइंट जो लिखा हुआ है उसको समझना। जैसे जब आप एक नई गाड़ी खरीदते हो तो उससे पहले आपको एक ओनर मैनुअल मिलता है, यानी किस तरीके से उसका इस्तेमाल करना है, क्या क्या चीजें होनी चाहिए। तो हमें देखने को मिलता है सब उद्देश्य प्रस्ताव जो है वो लागू किया गया, इंपॉर्टेंट तौर पे जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किया गया, जिसके अंदर सारी की सारी वे बातें लिखी हुई थी कि भैया हम भारत का संविधान बनाना चाहते कैसे हैं, साथ साथ में हम किस तरीके से कौन कौन सी प्रक्रियाओं को जो है वो अपनाएंगे। यानी एक तरीके का बेसिक सा इंट्रोडक्शन जो होता है, ओरिएंटेशन जो होता है, उस तरीके से उद्देश्य प्रस्ताव जो है वो पेश किया गया। अब मेरी बात और फोकस करना, इस उद्देश्य प्रस्ताव को हमें बाद में देखने को मिलता है कि जो हमारी प्रस्तावना है, जो हमारा प्रियम्बल है, हमारी जो उद्देशिका है, संविधान का पहला पन्ना जो है, जिसे हम प्रियम्बल, उद्देशिका, प्रस्तावना के नाम से जानते हैं, वो ये उद्देश्य प्रस्तावना से ही लिया गया है। यानी सिंपल सी बात बताता है कि हमारे जो स्वर्णिम भारत है वो होगा कैसे, उसका संविधान जो है वो कैसा होगा, क्या क्या चीजें जो है हम उनके अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तौर पे डालेंगे। तो ये उद्देश्य प्रस्ताव, आगे जाके उद्देश्य प्रस्ताव जो है हमारा प्रियम्बल यानी उद्देशिका की शक्ल लेता है। नेहरू जी ने यह प्रस्ताव भी पेश किया था कि भारत की राष्ट्रीय ध्वज केसरिया, सफेद और गहरे हरे रंग का 3 बराबर चौड़ाई वाली पट्टियों का तिरंगा होगा, जिसके बीच में गहरे नीले रंग का चक्र होगा। यानी नेहरू जी ने इसी के साथ में हमें देखने को मिलता है जो हमारे तिरंगे का स्वरूप है कि साहब जिसे देखते ही पूरी तरीके से आंखें झुक जाती है और हमें जय हिंद की पोजीशन में आ जाते हैं, उसको भी पूरी तरीके से कानूनी तौर पे प्रस्ताव जो है ये पेश किया गया कि हमारा तिरंगा कैसे होगा। अब सेकंड इंपॉर्टेंट बात, सरदार वल्लभ भाई पटेल मुख्य रूप से पर्दे के पीछे कई महत्वपूर्ण काम कर रहे थे। उन्होंने कई रिपोर्टों के प्रारूप लिखने के अंदर खास मदद करी। यानी जैसे जवाहरलाल नेहरू साहब जो थे उन्हें उद्देश्य प्रस्तावना जो थी वो पूरी तरीके से पेश करी, तिरंगे से रिलेटेड बात जो थी वो पेश करी। राजेंद्र प्रसाद जो है वो पूरी तरीके से संवैधानिक जो हमारी संविधान सभा है, हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, वो कैसे काम करेगी, सब सदस्यों को बोलने का मौका मिले, सबकी बात जो है वो मानी जाए, इसको पूरी तरीके से देख रहे थे। और जो तीसरे कांग्रेसी व्यक्ति सरदार वल्लभ भाई पटेल, वो पर्दे के पीछे रहकर यानी इंपॉर्टेंट तौर पर अन्य भूमिकाएं निभाते हुए और दूसरे इंपॉर्टेंट काम करे थे, जैसे कि कई रिपोर्टों के प्रारूप लिखने, कि भैया जो भी चीजें रिपोर्ट पेश की जाएंगी, जिनके ऊपर हमारे संविधान के अंदर चर्चाएं की जाएंगी, हमारी संवैधानिक सभा के अंदर चर्चाएं की जाएंगी, उन सारी रिपोर्टों का प्रारूप लिखने के पीछे, कुछ इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स का प्रारूप लिखने के पीछे सरदार वल्लभ भाई पटेल की बहुत ही इंपॉर्टेंट भूमिका थी। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो संविधान सभा के अध्यक्ष थे। उनके बारे में तो हमें पता ही है कि भैया संविधान जो है उसकी प्रक्रिया बनाने की जो प्रक्रिया है वो किस तरीके से होगी, जितने भी सदस्य हैं उन सभी सदस्यों को बोलने का मौका मिले, यानी जो हर एक समुदाय है उसकी बात रखी जाए, ये सारी की सारी कि भैया एक हाउस किस तरीके से चलता है, उन सारी की सारी चीजों के ऊपर जो है राजेंद्र प्रसाद साहब पूरी तरीके से अपना योगदान दे रहे थे। सभा में चर्चा रचनात्मक रूप ले तथा सभी सदस्यों को अपनी बात कहने का मौका मिले, यह उनकी जिम्मेदारियां थी। किसकी जिम्मेदारियां थी साहब? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साहब, राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, कि भैया सदस्य जो हैं उन सबको जिम्मेदारी मिले और वो रचनात्मक रूप से जो है पूरी तरीके से चर्चा करें, सबको मौका मिले। इसके अलावा डॉक्टर B.R. अंबेडकर साहब, बाबा साहब अंबेडकर भी सबसे महत्वपूर्ण सदस्यों में से एक थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट याद रखने वाली बात है कि डॉक्टर B.R. अंबेडकर साहब, बाबा साहब, हमारे प्यारे बाबा साहब, उनका भी बहुत इंपॉर्टेंट योगदान था हमारे संविधान को बनाने के पीछे। इसी वजह से उनको बड़े महत्वपूर्ण सदस्य के तौर पर देखा जा सकता है। अब डॉक्टर B.R. अंबेडकर साहब की अगर हम बात करें तो हमें देखने को मिलता है साहब बहुत इंपॉर्टेंट अर्थशास्त्री या कानूनविद जो है वो हमें यहां पर देखने को मिलते हैं।
और बाद में हमें देखने को मिलता है साहब कि वो पूरी तरीके से भारत के अंदर जब संविधान बन रहा था हमारा, उसके अंदर अपनी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो उनके बारे में चर्चा करते हैं, देखते हैं। इन्होंने प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। अब देखो भैया, प्रारूप समिति क्या होती है उसको देखो। प्रारूप समिति कह लो, या फिर एक और नाम कई किताबों में होता है साहब मसौदा समिति। मसौदा समिति, इस पूरी की पूरी प्रारूप समिति यानी ड्राफ्टिंग कमेटी जो थी, उसके अध्यक्ष कौन थे? B.R. अम्बेडकर साहब। कि भैया जो पूरा का पूरा संविधान जिनके ऊपर चर्चाएं हो रही है, डिस्कशन हो रही है, उन सब को प्रॉपर कानूनी तौर पर लिखना, उनका किस तरीके से प्रारूप होना चाहिए, क्या हमारे संविधान के लिए चीजें जरूरी है, क्या नहीं जरूरी है, किस चीज को जो है हमारे संविधान के अंदर डालना है, इन सारी की सारी बातों को डिस्कस करने का मेन काम था जो था वो प्रारूप समिति को था। और मैंने आप सभी को ये बात बताई थी कि जब हमारा संविधान बन रहा था ना, तो उसके अंदर कई सारी समितियां थी। स्टेट पावर कमेटी, राज्यों की समिति हो गई, केंद्र की समिति हो गई। इसी तरीके से जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी, ये जो इंपॉर्टेंट तौर पे प्रारूप समिति थी, वो इन सभी समितियों में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट समिति थी, जिसके अध्यक्ष कौन थे साहब? B.R. अम्बेडकर साहब, हमारे प्यारे बाबा साहब। तो ये आपको एक प्रारूप समिति है, उसकी आपको फोटो दिखा रहा हूं। इस प्रारूप समिति के अंदर हमें टोटल 7 इंपॉर्टेंट मेंबर देखने को मिले थे, एक अध्यक्ष और अन्य 6 सदस्य। ये फोटो आपको यहाँ पर सामने दिख रही होगी। यहाँ पे आपको B.R. अम्बेडकर साहब और प्रारूप समिति के अन्य सदस्य जो है यहाँ पर दिख रहे हैं। चलो भाई, तो प्रारूप समिति के बारे में चर्चा करते हैं। इस प्रारूप समिति के अंदर कुल 7 सदस्य थे, जिनमें से एक अध्यक्ष और 6 सदस्य हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। एक अध्यक्ष और 6 सदस्य। इनके अलावा इंपॉर्टेंट बात करूं तो K.M. मुंशी, अलादी कृष्ण स्वामी, इनके अलावा आपके इंपॉर्टेंट तौर पे N. गोपाल, B.L. मित्तर साहब, ये भी आपके प्रारूप समिति के इंपॉर्टेंट मेंबर्स के तौर पे देखे जा सकते हैं। इन 6 सदस्यों के अलावा, ये जो 6 सदस्य थे, इनके अलावा हमें यहाँ पर 2 व्यक्ति और इंपॉर्टेंट तौर पे देखने को मिलते हैं। और ये व्यक्ति जो थे, ये प्रशासनिक व्यक्ति थे, इनका भी बड़ा योगदान था। इन 6 सदस्यों के अलावा 2 प्रशासनिक अधिकारियों ने भी महत्वपूर्ण सहायता करी, और वो थे साहब B.N. राव, जो कि उस समय पर भारतीय सरकार के और ये जो संविधान की जो सभा थी उसके संवैधानिक सलाहकार थे, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर की भूमिका कौन निभा रहे थे साहब? B.N. राव साहब। इसके अलावा H.C. मुखर्जी का साहब का भी बहुत इंपॉर्टेंट योगदान था। ये संविधान सभा के उपाध्यक्ष के तौर पर काम करे थे। जो पूरी की पूरी संविधान सभा है उसके अध्यक्ष तो हो गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साहब, और ये इंपॉर्टेंट व्यक्ति जिनका नाम H.C. मुखर्जी साहब है, ये इस पूरी की पूरी संविधान सभा के उपाध्यक्ष के तौर पर काम कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं और चर्चा करते हैं। संविधान सभा के सदस्यों ने अपनी विविध दृष्टिकोण की बड़ी सफाई से पेश किए थे। उनकी प्रस्तुतियों में हम भारत के भविष्य से जुड़े कई मुद्दों पर परस्पर विरोधी विचार भी देख सकते हैं। यानी संविधान सभा के जितने भी इंपॉर्टेंट सदस्य थे, वो हर एक वर्ग विशेष से आ रहे थे, हर एक समुदाय से आ रहे थे, अलग अलग जात पात से आ रहे थे, अलग अलग धर्मों से आ रहे थे। उनकी भाषाएं अलग थी, उनकी रहन सहन अलग था, उनकी संस्कृति अलग थी, लेकिन एक ही बात सभी लोगों के अंदर कॉमन थी, सामान्य थी। वो ये थी साहब कि वो भारत का भविष्य तय करने वाले थे। भले उनके अंदर विरोधाभास थे, भले उनके दृष्टिकोण अलग अलग थे, लेकिन सबका जो पर्पस था, जो टारगेट था, वो ये था कि साहब स्वर्णिम भारत का स्वर्णिम इंपॉर्टेंट तौर पे संविधान जो है वो बना लिया जाए। अब उन दृष्टिकोण के ऊपर चर्चा करें। एक बात मुझे थोड़ी इंपॉर्टेंट याद आ रही है, ये जो B.N. राव साहब और H.C. मुखर्जी साहब है ना, इनका इंपॉर्टेंट योगदान क्या था वो आप थोड़ा सा और सुनो। देखो, संविधान के अंदर लोग चर्चाएं कर रहे हैं, सब बिल्कुल चर्चाएं हो गई। अच्छा, बहुत सारी चर्चाएं अलग अलग मुद्दों पर हुई हैं, खूब सारी बातें लिखी, लेकिन संविधान के अंदर चर्चाओं के अलावा आपको कानूनी तौर पर, यानी जो संविधान की भाषा है वो प्रॉपर लीगल होनी चाहिए, कानूनी होनी चाहिए, जिससे आने वाले समय में कोई विरोधाभास ना हो जाए। यानी जो हमारा न्यायालय जो है, जब उसको इंटरप्रीट करे, उसको पूरी तरीके से समझे, उसके ऊपर जो है वो अपनी बात रखे, तो उनके लिए बिल्कुल लीगल लैंग्वेज हो, बिल्कुल कानूनी भाषा जो है उसका इस्तेमाल हो। वो जो ये प्रशासनिक व्यक्ति थे, इनका यहां पर इंपॉर्टेंट योगदान था। क्लियर हो गई यहां तक बात? चलो अब आगे बढ़ते हैं साहब। क्या क्या हमें इंपॉर्टेंट तौर पे विरोधाभास, यानी क्या क्या दृष्टिकोण जो है वो अलग अलग सदस्यों के देखने को मिलते हैं, इनके बारे में चर्चा करते हैं कि भैया देश का भावी स्वरूप कैसा होगा साहब? देश का भावी स्वरूप कैसा होगा, यानी कि जो हमारा देश है उसके अंदर किस तरीके से राज्य होंगे, केंद्र कैसा होगा, ये इनके बारे में कि साहब हमारा पूरा पूरा देश है उसका स्वरूप कैसा होगा, यानी आपके इंपॉर्टेंट तौर पे केंद्र कैसा होगा, हमारे जो राज्य हैं वो कैसे होंगे, राज्य जो है उनको किस तरीके से बनाया जाएगा, ये सारी की सारी बातें को लेकर बड़ी प्रॉब्लम थी। कुछ लोग चाह रहे थे साहब कि भाषाई आधार पर राज्य बना दो, पर जो हमारी संविधान सभा के लोग थे उनका ऐसा मानना था साहब कि अगर भाषाई आधार पर राज्य बनाएंगे तो भारत का विघटन होने की, यानी सेपरेटिस्ट टेंडेंसीज जो है वो अननेसेसरीली डेवलप होगी। इस वजह से विरोधाभास यहां पर चल रहा था। भारतीय भाषाओं पर
यानी साहब भारत एक देश है, भारत एक एकीकृत देश है साहब, यूनाइटेड है, एकता है। लेकिन भारत की फिर राष्ट्रभाषा कौन सी होनी चाहिए? अगर हिंदी को राष्ट्रभाषा बना दिया जाए तो जो दक्षिण भारत से आते हैं उन लोगों को ये बात थी कि साहब हमारी जो भाषा है वो हमारी भाषा, हम राष्ट्रभाषा कैसे मान लें? तो इस चीज को लेकर जो है बड़ी समस्या यहां पर अलग अलग विरोधाभास थे। राष्ट्र को कौन सी राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्थाएं जो है अपनानी चाहिए? यानी अगर हम भारत की बात करते हैं तो वहां पर सिर्फ और सिर्फ संघीय व्यवस्था होनी चाहिए, संघीय व्यवस्था यानी फेडरलिज्म होना चाहिए, या फिर भारत के अंदर सिर्फ और सिर्फ केंद्रीकृत व्यवस्था होनी चाहिए, सेंट्रलाइज्ड व्यवस्था होनी चाहिए, या राज्य जो है उनको ताकतवर बनाना चाहिए, या जो केंद्र है उसको ताकतवर बनाना चाहिए? किस तरीके से, क्या स्वरूप जो है वो हमें यहां पर देखने को मिलता है? और इंपॉर्टेंट बात कि भारत के अंदर साहब प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट यानी राष्ट्रपति वाली सरकार होनी चाहिए, या भारत के अंदर जो हमारी संसदीय सरकार है जो संसद से चलती है वैसी सरकार होनी चाहिए? हम अमेरिका को जो है उसके मॉडल को फॉलो करें और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट राष्ट्रपति वाला शासन लेकर आए, या फिर हम इंग्लैंड को फॉलो करें और वहां की जो संसदीय प्रक्रिया है उसको अपनाएं, या दोनों नहीं होना चाहिए, कुछ और तरीका होना चाहिए? तो ये राजनीतिक तौर पे भारत कैसा होना चाहिए, इनके बारे में भी काफी सारे सदस्यों के अलग कुछ दृष्टिकोण थे, कुछ लोगों के अलग दृष्टिकोण थे। भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसी होनी चाहिए कि भैया भारत के अंदर क्या बिल्कुल समाजवाद होना चाहिए, या भारत के अंदर साहब पूंजीवाद होना चाहिए? क्या स्थिति आर्थिक तौर पर जो है भारत के क्या स्थिति होनी चाहिए, कैसी भारत की व्यवस्था होनी चाहिए आर्थिक और राजनीतिक तौर पे, इसके बारे में भी लोगों के विरोधाभास थे। नागरिकों के नैतिक मूल्य कैसे होने चाहिए और कौन कैसे नहीं होने चाहिए, यानी जो नागरिकों को इंपॉर्टेंट तौर पे उनको मूल्य अधिकार दिए जाएंगे, उनको इंपॉर्टेंट तौर पे फंडामेंटल राइट्स दिए जाएंगे, उनके लिए क्या क्या एस्पिरेशंस होंगे, क्या क्या आइडियल्स होंगे, ये भी इंपॉर्टेंट बातें जो है ना वो अपने आप में अलग अलग सदस्यों की मान्यता एक थी। अब देखो भैया इतने सारे विरोधाभास, अलग अलग दृष्टिकोण देखने को मिल रहे हैं, पर फिर भी हमारा संविधान जो है एक समय सीमा के अंदर बढ़िया तौर पर बन गया, और आज तक हमारा संविधान, और आज तक क्या साहब सालों साल चलेगा स्वर्णिम भारत का स्वर्णिम संविधान। भैया कोई भी परेशानी होती है तो हमें सिर्फ और सिर्फ संविधान की उस किताब को उठाना है और उसमें से चीजों को पढ़ना है, सारी की सारी कानूनी प्रक्रिया को फॉलो करना है और देश के अंदर समस्याएं खत्म हो जाती। तो सोचो साहब, मैं तो संविधान को सिर्फ एक आम किताब नहीं, एक जादू का पिटारा कहूंगा कि आप सोचो आज इतने साल हो गए, आज भी उसकी इंपॉर्टेंट तौर पर कितनी रेलेवेंस है, उसकी कितनी उपयोगिता है, कितनी यूटिलिटी है। इमेजिन करो, जैसे अगर आप कोई एक किताब पढ़ते हो तो आपने किताब पढ़ी, अब वो किताब उस टाइम पढ़ी, वो कहानी के तौर पर आने वाले समय के लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं रहती, लेकिन संविधान तो साहब एक ऐसी किताब है जिसकी उपयोगिता जो है वो दिन ब दिन जो है वो बढ़ती जा रही है, देश संविधान से चलता है। तो ये विरोधाभास के तौर पर देखने को मिलता है। अब थोड़ा सा एक क्वेश्चन जो है मैं आपको लिखवाना चाहूंगा, उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखो, संविधान सभा के महत्वपूर्ण सदस्यों के बारे में चर्चा कीजिए। संविधान सभा के महत्वपूर्ण सदस्यों के बारे में चर्चा करें, ये थोड़ा सा आपको इंपॉर्टेंट तौर पे देखना है। तो इसमें आप जवाहरलाल नेहरू साहब की बात करोगे, सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब की बात करोगे, साथ साथ में आप राजेंद्र प्रसाद साहब की बात करोगे, डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब की बात करोगे, लेकिन आपको इंपॉर्टेंट तौर पर वो जो प्रशासनिक अधिकारी जो थे, मतलब प्रशासनिक तौर पर संविधान सभा की जो मदद कर रहे थे, BN राव साहब हो गए, SC मुखर्जी साहब हो गए, उनका भी आपको इंपॉर्टेंट योगदान जो है उनके बारे में आपको चर्चा करनी। डायरेक्ट क्वेश्चन है, बेसिक से अपने को 5-6 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखने। देखो, आप लोग जब अभी आंसर लिखते हो ना तो आप दो तरीके से आंसर लिखा करो, एक पॉइंट की तरफ से और एक एक्चुअल आप बोर्ड में जैसा आंसर लिखोगे। तो जो पॉइंट वाला आंसर है वो तो आपके शॉर्ट नोट्स बन जाएंगे, और जो एक्चुअल बोर्ड वाला आंसर है वो आपकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस यानी उत्तर लेखन की जो शैली आपके अंदर डेवलप हो जानी चाहिए, उसके लिए बड़ी फायदेमंद होगी। तो ये आपको एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थोड़ा सा याद रखना। दूसरा क्वेश्चन, संविधान सभा में संविधान सभा में सदस्यों के बीच किस प्रकार के विरोधाभास थे? किस प्रकार के विरोधाभास थे? तो वो जो पिछला पॉइंट मैंने आपको बताया उस पर बढ़िया से अपने समझ लेना है, चीजों को वहां तक ध्यान रखना है। क्लियर है? तो साइड हट जाता हूं, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए बिल्कुल,
और फिर अपन आगे बढ़ते हैं साहब और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, नेक्स्ट अपने टॉपिक की तरफ चलेंगे। चलो भाई ले लिया स्क्रीनशॉट, 1 2 3 4 5। चलो भाई आगे बढ़ते हैं साहब और चर्चा करते हैं, देखते हैं क्या क्या बातें याद रखनी। संविधान सभा के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। देखो एनसीईआरटी की एक बात आपको थोड़ी सी समझनी पड़ेगी कि एनसीईआरटी के अंदर अब एक कहानी पूरी तरीके से चलती रहती है, लेकिन कुछ चीजें बीच में रह जाती हैं और ये तथ्य हमारे लिए जानने बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आप ये मत समझना साहब अपन एनसीईआरटी से अलग, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो है संविधान सभा से रिलेटेड उनके बारे में आपको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। वापस अपन एनसीईआरटी के टॉपिक पे आ जाएंगे, जल्दी से 2 मिनट के अंदर इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। पहली बात साहब, संविधान सभा की पहली बैठक साहब 9 दिसंबर को हुई थी, 1946 को हुई थी। मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार किया था। क्यों भैया? बौखलाहट थी क्या कि भैया संविधान सभा के अंदर जो थी हमें कांग्रेस की बहुमत देखने को मिलती थी, कांग्रेस की बहुमत देखने को मिल रही थी, बहुमत देखने को मिल रही थी। अब देखो भाई कांग्रेस की बहुमत है तो मुस्लिम लीग को लगा साहब संविधान जब बनाएंगे तो हमारी तो बात चलेगी नहीं, इस वजह से इसने पूरी तरीके से बहिष्कार किया और फिर इसी के साथ में पाकिस्तान की डिमांड जो है वो भी रख दी थी। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना। क्यों चुना? तो आप लोगों को ये बात पता है ही कि भैया सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष तौर पे इसलिए चुना 2 कामों के लिए। पहली बात तो कि जो स्थायी अध्यक्ष है उसका चुनाव करवाना है, दूसरी बात जितने भी सदस्य आ रहे हैं उन सबको शपथ दिलवानी, तो शपथ दिलवाने के लिए और साथ साथ में स्थायी अध्यक्ष के चुनाव के लिए हमने अस्थायी अध्यक्ष को पहले चुना। ये एक तरीके से फ्रेंच कस्टम है, फ्रांस के अंदर जो उनका पार्लियामेंट्री कस्टम है, जो संसदीय उनकी संस्कृति है, उसको दर्शाता है कि भाई जो सबसे ओल्डेस्ट आदमी होता है, जो सबसे एल्डर होता है, सबसे ज्यादा बुजुर्ग व्यक्ति होता है, उसको जो है अस्थायी तौर पर अध्यक्ष बना दिया जाता है। फिर भैया दूसरी बैठक हमें देखने को मिलती है सब 11 दिसंबर 1946 को, और फिर अपन ने इंपॉर्टेंट तौर पे इस बैठक के अंदर देखना है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष जो है वो चुना गया। यानी पहली बैठक के दिन अस्थायी अध्यक्ष गए, फिर हमें दूसरी बैठक के अंदर देखने को मिलता है साहब कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बनाए। अब पूरा का पूरा संविधान सभा जो है वो ढंग से चालू हो जाएगा। तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 को हुई और इसके अंदर अपन ने देखा कि जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव को पूरी तरीके से पेश किया। उद्देश्य प्रस्ताव के बारे में हमें पता ही है साहब कि हमारा भारत का जो संविधान है उसको बनाने के लिए हमारी क्या आइडियोलॉजी रहनी चाहिए, हमारी क्या फिलोसॉफी रहनी चाहिए, वो सारी की सारी बातें आपके उद्देश्य प्रस्ताव में। और जो संविधान सभा का पहला पेज है, जो इंडेक्स कहते हैं, इंडेक्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारे संविधान सभा का इंपॉर्टेंट पहला पेज है, तो वो हमें बात बताएगा साहब उद्देशिका की। तो वो जो उद्देशिका है वो उद्देश्य प्रस्ताव से ही ली गई है। इसके अलावा टोटल सदस्य हमें 389 पता ही है, इनमें से हमें पता ही साहब 296 जो थे वो चुनाव कराए और बाकी 93 जो है वो इंपॉर्टेंट तौर पे हमें मनोनीत हुए। प्रारूप मसौदा समिति के अध्यक्ष BR अम्बेडकर साहब थे। इस मसौदा समिति के अंदर हमें देखने को मिलता है साहब 6+1, यानी 1 तो हो गए अध्यक्ष और अन्य 6 सदस्य। संवैधानिक सलाहकार यानी कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर जो थे वो BN राव साहब थे और उपाध्यक्ष जो थे वो HC मुखर्जी थे। तो ये अपने को इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखनी। संविधान को बनने में 2 साल 11 माह और 18 दिन का समय लगा। संविधान बनकर 26 नवंबर 1949 को पूरा हो गया था, लेकिन संविधान को लागू या फिर अधिनियमित किया गया 26 जनवरी 1950 को। तो ये पहले वाले पार्ट के अंदर, इसी चैप्टर के पहले वाले पार्ट में अपन देख ही चुके हैं कि भैया जो लाहौर अधिवेशन के बाद पे पूर्ण स्वराज दिवस की बात की गई थी वो 26 जनवरी को मनाया गया 1930 को। इस वजह से हम इंपॉर्टेंट तौर पे देखते हैं कि संविधान निर्माताओं ने देखा कि भैया 26 नवंबर को बन चुका है, हम इस दिन संविधान दिवस मनाते हैं, लेकिन थोड़ा सा अपन वेट कर लेते हैं, 26 जनवरी आ जाएगी तब अपन इसको लागू कर देंगे। अंतरिम सरकार के जो प्रमुख थे वो थे जवाहरलाल नेहरू। अब देखो हमें यहां पर देखने को मिलता है कि आजादी के समय पर एक इंटरिम गवर्नमेंट, एक अंतरिम सरकार बनाई गई जिसके इंपॉर्टेंट तौर पे प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद हमें 1950 के बाद 51-52 में हमें इंपॉर्टेंट तौर पे आम चुनाव देखने को मिलते हैं, और वो जो आम चुनाव थे उसके बाद एक्चुअल चुनावी प्रक्रिया करते हुए जवाहरलाल नेहरू फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बनते। पर जो अंतरिम सरकार थी उसके भी प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। मुस्लिम लीग अंतरिम सरकार में शामिल हुई 13 अक्टूबर 1946 को। जब मुस्लिम लीग को लगता है कि साहब कोई ऑप्शन बचा नहीं है तो अंतरिम सरकार के अंदर जुड़ जाते हैं। लेकिन आपको लगेगा साहब मुस्लिम लीग तो ठीक बढ़िया काम किया कि अंतरिम सरकार के अंदर जुड़ गई, नहीं। इनका मेन मकसद क्या था? इनका मेन मकसद था कि साहब जो कांग्रेस है, जिसकी सरकार बनी है, जिसके प्रमुख जवाहरलाल नेहरू है, उनकी सरकार को कैसे काम करने से रोका जाए। इसका तगड़ा एग्जाम्पल बता दो। जैसे मुस्लिम लीग के बड़े इंपॉर्टेंट व्यक्ति थे जिनका नाम था लियाकत अली खान। लियाकत अली खान। अब ये लियाकत अली खान जो है वो मुस्लिम लीग की तरफ से भारत के अंतरिम सरकार के अंदर फाइनेंस मिनिस्टर यानी वित्त मंत्री बन जाते हैं। अब समझो भैया पूरे का पूरा सरकार काम ही नहीं कर पाओगी। अब आप बोलोगे साहब 1-2 ही तो मंत्री है मुस्लिम लीग के। अरे भाई
कोई भी सरकार को डिसीजन लेना है, कोई पॉलिसी चलानी, कोई इंपॉर्टेंट काम करना है, उसके लिए फाइनेंस डिपार्टमेंट के पास इंपॉर्टेंट तौर पे फाइल जाती है, फाइनेंस मंत्रालय के पास, वित्त मंत्रालय के पास, तो ये लियाकत अली खान साहब उसको टाल देते। अब सब पूरे के पूरे फ्रस्ट्रेटेड हो गए सारे के सारे लोग कि भैया मुस्लिम लीग तो अंतरिम सरकार के अंदर इस वजह से जुड़ी है जिससे काम जो है उसके ऊपर प्रभाव बना सके, काम ढंग से हो ही नहीं और पूरी तरीके से एक बीच में अपन कहते हैं ना पत्थर बनकर जो है ऑब्स्टेकल बनकर पूरी तरीके से चीजों को खराब कर दे। तो ये हमें इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना। अब आ जाओ साहब वापस एनसीईआरटी के ऊपर, जो हमें इंपॉर्टेंट तौर पे देखना है उद्देश्य का, यानी उद्देश्य प्रस्ताव, इसके बारे में चर्चा करते हैं। और एनसीईआरटी के अंदर ये टॉपिक दे रखा है सब संविधान की दृष्टि के नाम से, तो इसके बारे में चर्चा करते हैं, एक एक चीज को पढ़ते हैं, थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया। इस प्रस्ताव में संविधान के मूल आदर्श यानी जो प्रिंसिपल्स हमारे संविधान के अंदर कैसे होंगे, संविधान की जो रूपरेखा होगी, जो फ्रेमवर्क होगा, जो ढांचा होगा, वो कैसा होगा, इसके बारे में चर्चा की गई। और यह फ्रेमवर्क सुझाया गया कि जिसके तहत संविधान का कार्य आगे बढ़ेगा। एक बेसिक सा ओनर मैनुअल मान लो, या आप मान लो साहब एक फ्रेमवर्क, या मैं आसान सी भाषा के अंदर करूं कि एक रूपरेखा दी गई किस तरीके से संवैधानिक सभा जो है वो काम करेगी। उद्देश्य प्रस्ताव में भारत को एक स्वतंत्र, संप्रभु और गणराज्य जो है वो घोषित किया गया। यानी भारत देश जो है वो पूर्ण रूप से स्वतंत्र है, यानी उसको किसी बात से जो है कोई भी तीसरी ताकत या दूसरी ताकत जो है भारत के ऊपर अपनी ताकत स्थापित नहीं कर सकती। भारत जो है वो पूरी तरीके से स्वतंत्र है। स्वतंत्र का मतलब ये हो गया कि इंटरनल तौर पे यानी आंतरिक तौर पर भी हमारी कोई जो है वो सिर्फ और सिर्फ सरकार की बात चलेगी, लोगों की बात चलेगी, और बाहरी तौर पर भी यानी जो हमारी फॉरेन पॉलिसी है, यानी जो हमारी विदेश नीति है, उसके ऊपर भी किसी भी दूसरी ताकत का प्रभाव जो है वो नहीं है। संप्रभु का साहब बिल्कुल यही मतलब है कि भारत जो है आंतरिक तौर पर भी सरकार की पूरी ताकत है और आपके विदेशी तौर पर भी पूरी तरीके से ताकत है, यानी किसी भी ताकत का भारत के ऊपर कोई प्रभाव नहीं है। गणराज्य की बात करें तो हमें देखने को मिलता है भारत का जो शीर्ष इंपॉर्टेंट यानी पहले नागरिक है, किसे कहते हैं साहब, पहले नागरिक राष्ट्रपति जी को। तो हमें यहां पर देखने वाली बात है जो फर्स्ट सिटीजन है, जो पूरी की पूरी भारत सरकार का हेड है, भारत के राज्य का पूरा हेड है, तो वो पूरी तरीके से किसी हेरिडिटरी तौर पर नहीं आ रहा है, यानी उनके पिताजी हेड थे इस वजह से वो हेड नहीं बने, वो पूरी तरीके से चुनाव होकर आए हैं, भारत के लोगों का उनको समर्थन है। इस वजह से हमें देखने को मिलता है कि भारत एक गणराज्य है, यानी जो हेड ऑफ द स्टेट है, भारत का जो हेड है वो बाय ब्लड नहीं है, खून की वजह से नहीं है, वो पूरी तरीके से अपने चुनाव की वजह से, भारतीय लोगों की मंशा की वजह से हेड ऑफ द स्टेट बना है। समस्त नागरिकों को न्याय, समानता व स्वतंत्रता का आश्वासन दिया गया। अब एक बात आपको लग रही नहीं लग रही कि भैया जब हम उद्देश्य का यानी जो हमारा प्रियम्बल पढ़ते हैं कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, तो वो सारी की सारी बातें भी आपको यहीं देखने को मिलेगी, क्योंकि ये उद्देश्य प्रस्ताव जो है इन्हीं से ही आगे जाके हमारा प्रियम्बल बनेगा। यह वचन दिया गया कि अल्पसंख्यकों, पिछड़े व जनजातीय क्षेत्र एवं दमित व अन्य पिछड़े वर्गों के लिए पर्याप्त रक्षात्मक प्रावधान किए जाएंगे। यानी समस्त नागरिकों को न्याय, समानता, स्वतंत्रता का आश्वासन दिया गया और साथ साथ में अल्पसंख्यकों, पिछड़ों और जनजातीय क्षेत्रों व दमित व अन्य पिछड़े वर्गों को पर्याप्त रक्षात्मक प्रावधान दिए जाएंगे। यानी भारत में सभी का विकास जो है वो साथ में किया जाएगा, जन समूह की ताकत रखी जाएगी, और चाहे आप किसी भी वर्ग से आते हो, आप घबराओ मत, भारत देश के अंदर आपको पूर्णतः आपकी उचित जगह मिलेगी। इन उद्देश्यों को रेखांकित करते हुए नेहरू जी ने भारतीय प्रयोग को एक व्यापक ऐतिहासिक संदर्भ में प्रस्तुत किया, और जवाहरलाल नेहरू ने जब इनको पेश किया गया तो उन्होंने पूरे के पूरे भारत के सामने, संविधान सभा के सदस्यों के सामने एक बात रखी कि भाई साहब हमारा आने वाला जो भारत है वो कैसा होगा, हमारा स्वर्णिम भारत जो है वो कैसा होगा, जो इसके अंदर अपन ने चर्चा करी। तो आज की क्लास यही तक, अपन ने सारी की सारी बातें डिस्कस करी, संविधान सभा के बारे में चर्चा करी, कुछ उसकी मुख्य आवाजें जो इंपॉर्टेंट व्यक्ति थे उनके बारे में चर्चा करी, कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य देखे और उद्देश्य प्रस्ताव के बारे में चर्चा करी। तो आशा करता हूँ ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। मिशन ज्ञान के परिवार के साथ बने रहिए, इसी तरीके से प्यार कीजिए, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और आप हमारे प्यारे शैक्षणिक सैनिक हो तो आपकी जिम्मेदारी है कि भाई और लोगों को मिशन ज्ञान की शिक्षा क्रांति के बारे में बताइए। भारत है मेरी जान और मिशन है मेरा ज्ञान। थैंक यू। जय हिंद।